गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टर्मिनोलॉजीज़ वाला पार्ट। तो मैंने जैसे बोला था कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बेसिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हमने ये देखा था। और इसके अंदर हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की क्लासिफिकेशन फर्दर स्टार्ट करने से पहले, हम जब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे। टर्मिनोलॉजीज का मतलब कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं, जैसे एज अ डाइटिशियन या फिर अगर कोई कुछ भी अगर हम आगे कोर्स करते हैं तो हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। किसी को डाइट प्लान वगैरह बताते हैं तो हम इसमें ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्म्स हमें जो सीखना ज़रूरी है, जिनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है BMI। BMI का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में क्या करते हैं हम, ये एक बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI, ये एक तरह का हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम स्केल वगैरह यूज़ करते हैं हाइट नापने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की हाइट वगैरह नापने के लिए, हम अपनी हाइट नापने के लिए इंचज़ वगैरह वाली जो स्केल आती है जो बड़ी सी, वो यूज़ करते हैं, या सेंटीमीटर वाली। तो एक तरह के मेजरमेंट के लिए, जैसे वेट के लिए वेट मशीन आती है। तो लेकिन BMI जो है ये एक तरह का फॉर्मूला, एक हम फॉर्मूला बोलते हैं इसको, जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है फ़ैट के। तो हमारा जो बॉडी फैट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ये फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स के, एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं हम BMI। तो BMI जो है हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम हाइट और वेट के बेसिस पे हम अपना कैलकुलेट करते हैं BMI। तो फैट जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम हाइट, तो जो BMI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स इंक्लूड करूँगी, तो आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें इंक्लूड कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं इतना डिटेल में लिख नहीं रही हूँ, पर मैं आपको पॉइंट्स जो है वो बताऊँगी पूरे। तो जैसे BMI जो है उसका हमने फॉर्मूला देखा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वैसे जैसे ये होता है, इसको हम मेजर करते हैं वेट जो कि हम केजी में ये लेते हैं, और हाइट लेते हैं हम मीटर में, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। यानी जो भी हमारी हाइट होएगी उसको हम स्क्वायर करके करेंगे, और हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो जैसे BMI जो है वो हमने देख लिया, तो BMI की फर्दर देखो कैटेगरीज भी होती हैं। कैटेगरीज यानी हम, जैसे हमने BMI निकाला, BMI निकालने के बाद ये एक तरह का, वैसे हमें पता है फ़ैट मेजर करने का तरीका है एक। तो फ़ैट जैसी हमने देखा कि अब फ़ैट किस कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। या तो कोई पर्सन एकदम ही ओबीस हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा फ़ैट होगा कोई, या फिर कोई पर्सन एकदम ही अंडरवेट है, यानी बिल्कुल पतला सा है कोई भी। तो यही फ़ैट जो है हम वो BMI से मेजर कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने कैटेगराइज करा है, इसी के बेसिस पे हम कैटेगरीज में कर देते हैं कि जैसे अगर हमने ये फॉर्मूले में हमने अपनी वेट डाला और हाइट डाला, तो इसके बेसिस पे जैसे ही हमारा जो BMI आएगा, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू जो आएगी, अगर वो वैल्यू 18.5 से अगर कम होती है, यानी बिलो 18.5 अगर वो वैल्यू निकलेगी BMI की, जो हम कैलकुलेट करते हैं अपना वेट डाल के और हाइट डाल के, तो अगर वो 18.5 से कम आएगी तो हम उस पर्सन को अंडर वेट के अंदर कैटेगराइज कर देंगे, यानी वो पर्सन जो है वो अंडर वेट है। क्योंकि अगर हमें किसी को डाइट देनी है या फिर किसी को डाइट प्लान प्रोवाइड करना है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे ना कि वो पर्सन ओवर वेट है, यानी उसको ओवर वेट है तो उस हिसाब से डाइट देनी है, या अंडर वेट है यानी बिल्कुल ही खाने की कमी हो रखी है, तो उसको किस तरह की डाइट देनी है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी होगा कि वो किस कैटेगरी के अंदर, या फिर नॉर्मल है तो फिर हमें उसको अलग डाइट देनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, तो हमें नॉर्मली बस उसकी हेल्दी जो डाइट है वो मेंटेन करवानी है ना। तो अब जो ओवर वेट है तो उसका तो हमें कम कराना पड़ेगा वेट। तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बिलो 18.5 होते हैं BMI
जिनकी कैलकुलेट करके 18.5 से कम आती है तो वो अंडर वेट होते हैं, और जो 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में जिनकी BMI की वैल्यू आती है वो नॉर्मल माने जाते हैं, उनका वेट नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। और जिनका वेट जिनका BMI जो है वो 25 से लेकर 29.9 तक होता है, उनको हम ओवरवेट में कैटेगराइज कर देते हैं, यानी ये पर्सन ओवरवेट है। ठीक है, तो BMI का हमने देख लिया पूरा। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो आती है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। मैल न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है कंडीशन होती है जो कि किस वजह से रिजल्ट करती है, जब हम एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अपनी डाइट में इंटेक नहीं कर रहे, यानी उसको इम्बैलेंस तरीके से इंटेक कर रहे हैं, यानी कभी कुछ ज़्यादा ले लिया, कुछ ज़्यादा, कभी किसी दिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले, कभी किसी दिन ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, या फिर बिल्कुल ही नॉर्मल ऐसे बिना हम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन की कैलकुलेशन करें बिना ही हम खा रहे हैं। मैल न्यूट्रिशन में क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जब हम न्यूट्रिएंट ढंग से इंटेक नहीं कर पा रहे, तो या तो वो पर्सन अंडर न्यूट्रिशन होगा या फिर वो पर्सन ओवर न्यूट्रिशन होगा। यानी अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ये मैल न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर पर्सन जो है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, वेट लॉस हो रहा होगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी, ढंग से न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं हो रहा है। और ओवर न्यूट्रिशन हमने बोला कि इम्बैलेंस इन न्यूट्रिएंट जो होता है वो मैल न्यूट्रिशन होता है। इम्बैलेंस यानी कभी, अब हम उसको इसलिए दो टाइप्स में कर रहे हैं क्लासीफाई, या तो पर्सन बिल्कुल ही कम न्यूट्रिशन ले रहा है, तो पर्सन बिल्कुल ही ओवर न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी ओवर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं। यानी अगर हम ओवर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेंगे तो वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, या तो ओबिसिटी हो जाएगी, या तो डायबिटीज़ हो जाएगी, या तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से हमारी ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है। फिर हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होगी अगर हम ज़्यादा ऑयल या फैट्स ले लेंगे अपनी डाइट में, या फिर ओबिसिटी हो जाएगी, ज़्यादा फैट्स ले लेंगे तो ओबीज हो जाएंगे हम, हमारा फैट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है मैल न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैल न्यूट्रिशन के बाद आता है अब, सो हम नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर। इंटरनल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर हम फीडिंग जो है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो हम थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक करते हैं, यानी डायरेक्टली हम स्टमक या इंटेस्टाइन से ही उसको पूरा प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स वाया अ ट्यूब, यानी हम ट्यूब की हेल्प से डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हम खाना जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये किस केसेस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे हम इंटरनल न्यूट्रिशन में बात करें तो ये कब यूज़, हम क्या कब ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ट्यूब के थ्रू सीधा डायरेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डाल देते हैं, तो वो कब यूज़ करते हैं, जब जैसे पर्सन जो है, किसी पर्सन नॉर्मली ईट नहीं कर पा रहा वो, या फिर बहुत ज़्यादा इल है वो पर्सन, तो वो खाना नहीं खा पा रहा ढंग से, या फिर कोई पर्सन को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी उसको अंदर एंगल्फ करने में, स्वॉलो करने में दिक्कत हो रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है, तब हम इस केसेस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली खाना जो है वो मुँह, जैसे हम मुंह से अंदर लेके जाते हैं खाना, फिर वो हमारे ईसोफेगस में जाता है, उसके बाद फिर आगे हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन सब में जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ही इसको जो मुंह के, मतलब उसको खाने को फिर बाइट करने के बाद जब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक शुरू हो जाता है ना ईसोफेगस के बाद सारा, तो डायरेक्टली हम उसी में न्यूट्रिएंट्स इंसर्ट करवा देते हैं ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो ये तभी हम यूज़ करते जब पर्सन ढंग से खाना नहीं खा पा रहे। फिर नेक्स्ट आता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना the administration of nutrients directly into the blood stream intravenously।
इसके अंदर क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ही खाने को क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में भेज देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या बोला था हमने कि हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डालते हैं, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत नहीं है, उसको डाइजेस्ट करके फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालने में जो सेल्स है फिर वो आगे वो एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम्स वगैरह में जाके वो पूरी बॉडी में जाएगा, जो हमारे एनर्जी है वो पूरी बॉडी में जाएगी। तो इसलिए ब्लड स्ट्रीम्स में खाना चला जाता है जब डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमारा उसके एटर्नल न्यूट्रिशन के अंदर हमारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह वो सब ठीक था, तो हमारा खाना जो है वो सिर्फ स्वालो करने में दिक्कत हो रही है, बाकी पूरे ट्रैक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पेरेंटल न्यूट्रिशन हम किस केस में देते हैं, जब पर्सन को इन्हीं जो डाइजेशन में ही दिक्कत हो, कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा ढंग से, तो हम डायरेक्टली, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के बाद ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम्स में जैसे ही खाना जाएगा एनर्जी जो हमें मिलेगी वो कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम्स में। तो हम डायरेक्टली जो है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम्स में ही खाना डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो चाहिए होते हैं बॉडी को वो डायरेक्टली कहाँ डाल देते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में डाल देते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या, जब पेरेंटल न्यूट्रिशन तब हम देते हैं जब पर्सन को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो, या फिर जब ज़्यादा मेजर सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद फिर एकदम ही हमारी बॉडी, जैसे कई बार होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा इल है कोई पर्सन, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में क्या है, बायो अवेलेबिलिटी जो है इसके अंदर क्या होता है कि द ईज विद विच न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है ये एक तरह का रेट है, यानी स्पीड, रेट या स्पीड बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट जो है, जब हमने खाए, हमारे न्यूट्रिएंट्स लिए, तो वो जब डाइजेस्ट होते हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितनी इजीली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। जितनी इजीली या जितनी तेज़ी से जैसे हमने खाना जो है वो डाइजेस्ट किया, ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया, फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया और फिर वहाँ पे हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब हुआ अच्छे से, और उसके बाद फिर वो फर्दर ब्लड स्ट्रीम्स में गया। तो यही जो हम, जैसे अगर किसी का खाना हमने खाया, न्यूट्रिएंट्स बहुत स्लोली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर स्लोली ही वो ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो लेट मिलेगी। तो बायो अवेलेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि कितनी जल्दी न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में और फिर ब्लड स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे न्यूट्रिएंट्स कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहे हैं और फिर उतनी जल्दी फिर वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाएंगे। तो इसके अंदर ये मेनली होता है कि कितने रेट से या कितनी स्पीड से न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स बहुत बेसिक होता है। अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑफ द प्रोटीन्स, और ये टू पार्ट्स, मतलब टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। तो अमीनो एसिड देखो क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से ही बने होते हैं। अमीनो एसिड जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से ही फॉर्म होते हैं। अमीनो एसिड जो है वो दो टाइप्स के मैंने बताया अभी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो बॉडी जो है वो खुद नहीं बनाती। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी जो है उन्हें खुद नहीं बना पाती, वो हमें, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें वो अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं, यानी जो हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड ज़रूरी हैं वो हमारी बॉडी जो नहीं बना पाती, और फिर वो हमें फूड से इनटेक करने पड़ते हैं हमारे। और नॉन एसेंशियल, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी बना रही होती है, तो हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती फूड से, तो क्योंकि वो हमारी बॉडी ऑलरेडी फॉर्म कर रही है।
लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल क्यों है? क्योंकि वो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर रही है, वो हमें एसेंशियल यानी हमें ज़रूरत है कि वो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, हम जो फूड खा रहे हैं। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें प्रोटीन के, जैसे मिल्क हो गया है ना, मिल्क, एग्स हो गए, मीट हो गया, पल्सेस हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमें फूड से एब्जॉर्ब करनी होती है, फूड से हमें लेनी पड़ते। और अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वाले हमें लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल वाले हमारी बॉडी फॉर्म करती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह का, ये भी मेजरिंग के लिए ही यूज़ होता है, जैसे हमने बीएमआई पढ़ा था, वो भी मेजरिंग के लिए यूज़ होता है। ये किस चीज़ का मेजर होता है? मेजर इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी हमने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाया हमने, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोटी खा ली, चपाती खाई, या फिर और भी कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे, हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाया हमने, तो जो हमारी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते ही हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है, यानी हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स लेवल, हमने कोई भी जैसी फूड खाया, कितनी जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड हमारे कितनी जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो है वो हमारी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसी को यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि एक तरह का हम मेजर करते हैं या स्केल करते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले तो हमारे पास एक चार्ट या टेबल होता है जिसके अंदर हम कैटेगराइज कर देते हैं कि जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो ज़्यादा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, और जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम इंक्रीज़ करता है, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्केल और इट इज़ अ मेजर that which tells how fast carbohydrate food raises blood sugar levels after eating it। तो इसके अंदर यही है कि कार्बोहाइड्रेट फूड जो हैं, तो इसमें यही है कि कितनी जल्दी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है फूड जो है, जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, वो कितनी जल्दी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके बेसिस पे ही हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है, हाई जीआई फूड्स या फिर लो जीआई फूड्स, यानी जिन फूड का, यानी जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी उसका मेजरिंग, यानी जो ज़्यादा हाई जीआई फूड जो होता है वो क्या होता है, जो ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ जल्दी करते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी से क्विकली ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ कर देते हैं शुगर लेवल। और लो जीआई फूड्स कौन से होंगे? जो बहुत धीरे से जो हम खाते हैं, जैसे हमने जो जो लो जीआई फूड्स में कैटेगराइज हो रखे हैं जो फूड्स, अगर हम वो लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? एक मेजर है, ये दो पार्ट्स में इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है, हाई जीआई फूड्स एंड लो जीआई फूड। हाई जीआई फूड्स जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत क्विकली रेज कर देते हैं, बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, और लो जीआई फूड्स कौन से होते हैं? जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली इंक्रीज़ करते हैं। और जो हमारे लिए जो प्रेफरेबल होता है वो लोअर जीआई, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स का जो जो कम होता है ना, हम वही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम, मतलब बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल हमारे में इंक्रीज़ हुआ तो वो क्या करेगा, वो डायबिटीज़ होगी उसकी वजह से, और बीमारियाँ होंगी। जैसे हमने अभी कैटेगराइज जो किया था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम 100% हम 100 लेके चलते हैं, ठीक है, 100% में से हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, हाई, लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, यानी जब हम कैलकुलेट करते हैं जिन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं उनको, जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं
जैसे ही उनको खाते हैं तो उनके वो कैसे ब्लड शुगर लेवल कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना नहीं, कितना कम कर, मतलब कितनी धीरे कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़, कितनी फास्ट कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़। तो इसके बेसिस पे हम, जैसे हम हाई जीआई फूड्स लेते हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो हम उसको कैसे बोलते हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या 70 से अबव आता है, यानी 100 आउट ऑफ 100 में से जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जिनका मेजर 70 से ऊपर आता है या 70 आता है, तो हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं इन हाई जीआई फूड्स। मतलब जो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत जल्दी इंक्रीज़ करेंगे, जो फूड्स बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल हो जाता है जैसे वाइट ब्रेड हो गई, वाइट राइस हो गए, शुगर ड्रिंक्स हो गई। तो जैसे अगर हम वाइट ब्रेड वगैरह लेते हैं, राइस ले लेते हैं वाइट, या शुगर ड्रिंक्स ले लेते हैं, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली करते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ बहुत जल्दी करते हैं हमारे उसमें ब्लड में। सेकेंड, अगर हम क्लासीफाई करें मीडियम या इंटरमीडिएट जीआई फूड्स, यानी जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मीडियम या मीडियम मतलब इंटरमीडिएट होता है, बीच का। ठीक है, तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? जिनका जीआई 55 से लेकर 69 के बीच में होता है, उनको हम बोल देते हैं मीडियम या इंटरमीडिएट। यानी वो जो हैं ये बहुत मॉडरेट राइज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, यानी ना एकदम ही ज़्यादा कर देंगे ना एकदम ही कम करते हैं, मतलब मीडियम राइज करते हैं हमारे ब्लड शुगर को, जो है ब्लड शुगर को वो एकदम मॉडरेटली करते हैं, राइज मॉडरेटली बढ़ाते हैं। और लो जीआई फूड्स कौन से होते हैं? लो जीआई फूड जो कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 या उससे कम होता है, ठीक है, तो उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं लो जीआई में। तो जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत स्लोली इंक्रीज़ करते हैं। तो इनका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, अगर हम लो जीआई फूड्स का एग्ज़ाम्पल देखें तो वो क्या होगा? फ्रूट्स हो गए, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हो गए, ओट्स हो जाते हैं, बीन्स हो जाते हैं, होल ग्रेन्स हो जाते हैं, तो ये सब लो जीआई में आते हैं। और अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यूज़ देखें कि ये क्यों ज़रूरी है मेजर के लिए, तो इसकी नीड हमें क्या होती है? जैसे डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए क्या होता है? जैसे अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो वो क्या उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल डाइट जो होगी वो लो जीआई इंडेक्स वाली होगी, यानी जो फूड्स लो जीआई, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम आता है 54 या उससे लेस वाले फूड्स में, यानी लो जीआई कैटेगरी में जो फूड्स हैं वही प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है यानी उसके ब्लड शुगर लेवल्स ऑलरेडी इंक्रीज हैं, तो हम उसको और इंक्रीज़ तो नहीं करेंगे, तो हम लो जीआई फूड्स प्रेफर करते हैं, और नॉर्मली भी हम लो जीआई फूड्स ही प्रेफर करते हैं। और सेकंड है वेट कंट्रोल में, जैसे अगर हमें वेट कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें लो जीआई फूड्स ही प्रेफर करने पड़ेंगे, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हेल्प से ही हम देखेंगे कि कौन से हमें वेट लॉस के लिए कौन से फूड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। और नॉर्मली भी बेटर ईटिंग हैबिट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि अगर हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होगा तो उस हिसाब से हम अपनी डाइट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वही वाले ले सकते हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, या हमें मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चाहिए या फिर हाई वाले चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो ये एक तरह के सब्सटेंस होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज कॉज होने से, यानी डैमेज होने से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो जैसे इसका कॉमन फ्री रेडिकल से हमें हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसी चीज़ मान लो या कुछ भी मान लो जो कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और उनकी एजिंग करते हैं। एजिंग यानी उसको डैमेज करते हैं ये सेल्स को, या फिर इन्फ्लामेशन या कुछ भी डिजीज़ करवा देते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारी बॉडी को
हेल्दी रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमें फ्री रेडिकल से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स के अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो कौन से होते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, और आगे और भी जैसे फ्लेवोनॉइड्स हो जाता है, पॉलीफिनॉल्स हो जाता है। तो विटामिन सी तो हमें पता है कि ऑरेंजेस में हो गया, लेमन में हो गया, गुआवा में हो गया, ये सब में विटामिन सी होता है। विटामिन ई में जैसे आलमंड्स हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, तो ये सारे सनफ्लावर सीड्स, ये सारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ, विटामिन ए में भी जैसे कैरेट्स हो गया, पपाया हो गया, पम्पकिन हो गया, और फिर आते हैं जैसे पॉलीफिनॉल्स हो गए। पॉलीफिनॉल्स जो हैं वो टी या कॉफ़ी या बेरीज़ में होते हैं। फिर होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स ये सारे कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स बता रही हूँ। तो ये जैसे फ्लेवोनॉइड जो है ये एप्पल्स में हो जाता है, ग्रेप्स में हो जाता है, डार्क चॉकलेट में हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बेनिफिशियल तो वैसे ही हैं, क्योंकि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में फिर बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाएगी, हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एट द एंड जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमें हमारे सेल्स जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के, तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट है सेल। तो हमारे सेल्स को ही फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसीलिए जैसे हमारी इम्यूनिटी वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम जैसे अभी कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में हम क्या कर रहे थे, विटामिन सी ज़्यादा ले रहे थे इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए। आंवला हो गया, तो आंवला क्या है, रिच इन विटामिन सी है, तो विटामिन सी ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। फिर आते हैं टर्मिनोलॉजीज बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक कंडीशंस। तो थेरेप्यूटिक कंडीशंस के लिए, यानी अगर किसी की थेरेपी चल रही है या कुछ भी कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, उसमें जो हमारे टर्म्स यूज़ होते हैं, टर्मिनोलॉजीज, वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट क्या होता है, जिसके अंदर क्लियर लिक्विड से क्या समझ आ रहा है कि हम किसी को डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी उसके अंदर हमने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं, हम उसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखते हैं एकदम। ये क्लियर लिक्विड डाइट जो है ये ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल हो गया, है ना, एप्पल जूस हो गया, ये सब चीज़ें। तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लाइक ब्रॉथ, एप्पल जूस दैट कैन लीव द मिनिमल रेसिड्यू यूज बिफोर या पोस्ट सर्जरी, या पोस्ट सर्जरी यानी आफ्टर द सर्जरी, सर्जरीज के बाद हम क्लियर लिक्विड डाइट प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स इंक्लूड करते हैं इस डाइट के अंदर। क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर हम एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स देते हैं पेशेंट्स को, जिसके जो बिल्कुल मिनिमल रेसिड्यू लीव करें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। मिनिमल रेसिड्यू यानी जो बहुत ही कम वेस्ट, जो हम जैसे हम खाते हैं, हम जैसे मान लो जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, जंक फूड्स हो गए, ये सब खाते हैं अगर हम, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में वेस्ट छोड़ते हैं, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें तो बेनिफिशियल नहीं होती जो भी हम खाते हैं, सिर्फ जो बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी की सारी वेस्ट में चली जाती है, जो कि हमारे स्टूल के थ्रू हमारी वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो इसके अंदर क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर हम ऐसी डाइट, इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स ऐसे देते हैं जो कि बहुत कम मिनिमल रेसिड्यू छोड़े, यानी बहुत कम वेस्ट छोड़े, यानी वो पूरा हमारी बॉडी यूटिलाइज कर ले, कोई भी वेस्ट चीज़ ना जाए उसमें से। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे बहुत मिनिमल यानी बहुत कम रेसिड्यू छोड़े। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, क्लियर सूप या ब्रॉथ हो गया, एप्पल जूस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, क्लियर टी हो गया। तो ये सारी चीज़ें में इसके अंदर ट्रांसपेरेंट चीज़ें, जैसे पानी है ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऐसे ही हम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स देते हैं। जैसे हम पानी है, पानी बहुत कम वेस्ट छोड़ते हैं, पानी तो हमारी बॉडी में वैसे ही बहुत ज़्यादा नीड ज़रूरी होता है, तो ये वेस्ट बहुत कम छोड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, यानी मिनिमल रेसिड्यू लीव करेगा।
ठीक है। तो ये हम यूज़ कब करते हैं, जैसे आफ्टर सर्जरी हो गया, है ना, पोस्ट सर्जरी हो गया, यानी आफ्टर सर्जरी या पोस्ट सर्जरी यानी सर्जरी के बाद, और या फिर जब बहुत ज़्यादा स्टमक इलनेस बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीम स्टमक इलनेस हो किसी पर्सन को, या फिर कोई एक्यूट ग्लाइसेमिक डिस्ट्रेस हो, ठीक है। तो स्टमक इलनेस है तो वो डाइजेस्ट तो ढंग से इतना हो नहीं पाएगा स्टमक इलनेस की वजह से, तो इसलिए बहुत कम वेस्ट छोड़ने वाली चीज़ें ही हमें खानी पड़ेगी। अगला आता है टर्म फुल फ्लूइड डाइट। फुल फ्लूइड डाइट में क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्लियर लिक्विड्स तो होते ही होते हैं, क्लियर लिक्विड्स तो हम इंक्लूड करते ही हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में क्लियर लिक्विड इंक्लूड किया था, क्लियर लिक्विड ही दे रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फुल फ्लूइड डाइट के अंदर, फुल फ्लूइड डाइट के अंदर हम क्लियर लिक्विड के साथ में कुछ थिकर लिक्विड्स भी इंक्लूड कर देते हैं। यानी क्लियर लिक्विड तो होगा ही, साथ में कुछ थिकर लिक्विड, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे यहाँ लिखा है ना, क्लियर लिक्विड प्लस ओपेक, ओपेक, ठीक है, यानी थिकर लिक्विड्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क जो है वो लिक्विड है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं होंगी, जैसे इसके अंदर क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड करते बात, दो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी का डिफरेंस है। लिक्विड डाइट दोनों में लिक्विड ही दे रहे हैं दोनों को, दोनों डाइट्स में, पर एक में ट्रांसपेरेंट है पूरा आर पार देखा जाएगा, एक में ट्रांसपेरेंट नहीं देते, हम लिक्विड देते हैं पर ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो भी कम रेसिड्यू ही छोड़ता है। लेकिन इसके अंदर जैसे मिल्क हो गया, कस्टर्ड दे दिया, योगर्ट हो गया, है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है पर ये रेसिड्यू कम छोड़ते हैं, मिनिमल रेसिड्यू छोड़ते हैं, और ये लिक्विड ही फॉर्म में ही है पूरा। जैसे स्ट्रेन्ड सूप्स हो गया, स्मूथ शेक्स हो गए, है ना, तो ये कब दी जाती है, जब पर्सन जो है वो सॉलिड चीज़ को च्यू ही नहीं कर पाता, या फिर जब वो रिकवरिंग मोड पे होते हैं, जैसे इलनेस वगैरह से किसी रिकवर हो रहे हैं, तो ये फुल फ्लूइड डाइट तब दी जाती है। तो अगर हम अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लूइड डाइट, प्योरिड डाइट, ठीक है। प्योरिड डाइट क्या होती है, प्योरिड डाइट के अंदर वो फूड्स इंक्लूड करते हैं, फूड्स ब्लेंडेड टू स्मूथ पुडिंग लाइक कंसिस्टेंसी फॉर पेशेंट्स विद द सीवियर स्वॉलिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम फूड्स को ब्लेंडेड फॉर्म में ले लेते हैं, यानी जैसे हम प्रीवियस इन तीन दोनों में, क्लियर लिक्विड डाइट में और फुल फ्लूइड डाइट में हम लिक्विड ही ले रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसको किसी फूड को ग्राइंड करके हम किसी पर्सन को खिला रहे हैं। प्योरिड डाइट के अंदर यही होता है कि फूड जो हैं, जैसे नॉर्मल जो हम फूड्स खाते हैं उसको क्या करते हैं, ब्लेंड करके दे देते हैं, स्मूथ पुडिंग लाइक टेक्सचर में दे दिया, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी वैसी हो जाएगी। और ये कब देते, जब पेशेंट को स्वॉलो करने में दिक्कत है, स्वॉलो नहीं कर पा रहे तो हमको फूड्स को क्या करके ब्लेंड करके देना पड़ेगा, उसको थोड़ा थिक करके। तो प्योरिड डाइट के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा सा थिक होता है वो चीज़, क्योंकि हम खाने को ही नॉर्मल खाने को ही ब्लेंड करके दे रहे हैं बस, तो वो क्या होता है, हल्का थिक थिक कंसिस्टेंसी पे रहेगा, स्मूथ होता है पर थोड़ा थिक होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा रेसिड्यू छोड़ता है, यानी जो थोड़ा ज़्यादा वेस्ट छोड़ता है, जैसे इन दोनों में, पिछले दोनों में एकदम मिनिमल रेसिड्यू छोड़ रहा था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पर प्योरिड डाइट के अंदर ये इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा रेसिड्यू लीव करता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो हम नॉर्मल फूड खाते हैं ना, नॉर्मल फूड जो हम चम्मच से खाते हैं अपने खाना, उसी को ही बस हम ब्लेंडेड फॉर्म में दे देते हैं, सॉलिड्स को ही हम ब्लेंड करके स्पून से उनको प्रोवाइड करवाते हैं, हल्का स्मूथ टेक्सचर बना के उसका। जैसे एग्जांपल, हमने दाल को ब्लेंड करके दे दिया, है ना, दाल हम नॉर्मल वैसे खाते हैं पर हमने दाल को ब्लेंड करके थोड़ा स्मूथ कंसिस्टेंसी में बना के दे दिया। और जैसे हमने वेजिटेबल्स हमने बॉईल की, उसको प्योरी बना के दे दिया, वेजिटेबल की प्योरी, फ्रूट्स की प्योरी बना के दे दिया, मीट को ब्लेंड करके दे दिया। तो ये तब दी जाती है जब ये वाली जो डाइट होती है प्योरिड डाइट, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि इसके अंदर हम
नॉर्मल खाने को ही ब्लेंड करके दे देते हैं, ब्लेंडेड फॉर्म में उसको थोड़ा स्मूथ करके दे देते हैं बस। तो ये न्यूट्रिशियस ज़्यादा होती है, बाकी जो फुल फ्लूइड डाइट है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। और फुल फ्लूइड डाइट के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा थिन थिन लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और थिन टू थिक कंसिस्टेंसी होती है। इसके अंदर एकदम ही पूरी थिक कंसिस्टेंसी वाले खाने नहीं होते, इसके अंदर लिक्विड्स ही होते हैं पर थोड़े थिक लिक्विड्स होते हैं। इसके अंदर चूइंग की नीड नहीं पड़ती। जैसे अभी हमने प्योरिड डाइट में क्या होता है, हल्का हल्का सा तो मुंह में हल्का सा थोड़ा थोड़े दानेदार टाइप्स थोड़ा तो ऐसा आ जाता है, पर फुल फ्लूइड डाइट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी चूइंग की नीड नहीं होती, चबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत कम रेसिड्यू लीव करता है और पर्सन क्या है इसको ईजिली ड्रिंक कर सकता है, ठीक है। पर इसके अंदर हम नॉर्मल स्मूथ स्पून से फीड करना पड़ेगा क्योंकि वो प्योरी बना देते हैं हम प्योरिड डाइट में। अगला आता है लो रेसिड्यू डाइट। लो रेसिड्यू डाइट के अंदर क्या होता है, लो रेसिड्यू से हमें समझ आ रहा है कि बहुत मिनिमल रेसिड्यू लीव करेगा। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएँ तो हाई बल्क फूड टू रिड्यूस द स्टूल वॉल्यूम, लो फाइबर डाइट ऑफन प्रिस्क्राइब फॉर डायरिया और आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है, लो रेसिड्यू डाइट के अंदर हम वो फूड इंक्लूड करते हैं, वो फूड्स इंक्लूड करते हैं या खाते हैं जो बहुत कम स्टूल फॉर्मेशन करे, यानी जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत कम आए, यानी स्टूल जो है वो बहुत कम फॉर्म हुए। तो जैसे तो इसके अंदर हम वो फूड इंक्लूड करते हैं जो बहुत ही लिटल अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारे इंटेस्टाइन में छोड़े आफ्टर डाइजेशन, ताकि स्टूल जो है वो कम फॉर्म हो, यानी स्टूल की फॉर्मेशन बहुत कम हो, मिनिमल हो, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो फूड्स दैट लीव्स वेरी लेस या लिटल अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन द इंटेस्टाइन आफ्टर डाइजेशन सो दैट स्टूल फॉर्मेशन इज़ मिनिमल, ठीक है। तो और भी सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इट प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल एंड गिव्स द डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट। तो थोड़ा फूड को क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो काम का फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर बाकी उसको स्टूल के लिए जो मतलब वेस्ट मटेरियल है उसको उसको निकालना पड़ता है। तो इससे थोड़ा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिल जाता है क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल प्रोड्यूस होगा, यानी वेस्ट जो है ज़्यादातर फूड जो मतलब इसके अंदर जो भी हम खाना खाएंगे वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, रेसिड्यू कम छोड़ेगी, यानी जो उस खाने में जो वेस्ट होगा वो कम छोड़ेगी। तो इसका मतलब यही होता है जैसे फाइबर या वेस्ट जो है वो कम छोड़ेगी। अब जैसे अभी मैंने बताया था कि फाइबर जो होता है ना, फाइबर एक ऐसा मतलब फाइबर ना एक सब्सटेंस टाइप मान लो जो कि हमें लीव्स या इन सब से मिलता है, प्लांट बेस्ड वगैरह फूड से हमें फाइबर प्रोवाइड होता है। तो ये ना फाइबर जो होता है ना वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हमारी बॉडी फाइबर डाइजेस्ट नहीं करती। तो फाइबर जो है ना वो हमारे स्टूल के साथ ही निकल जाता है। तो इसलिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि फूड दैट लीव्स वेरी लिटिल अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड मटेरियल कौन सा होता है, फाइबर या वेस्ट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, जो लो रेसिड्यू डाइट में जो हम लो मिनिमल रेसिड्यू फूड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लियर लिक्विड्स हो गए, जैसे ब्रॉथ हो गया, जूस हो गया, लेकिन विदाउट पल्प, जूस के अंदर पल्प नहीं, नॉर्मल जूस, ब्रॉथ हो गया, रिफाइंड ग्रेन जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड, या स्ट्रेन्ड सूप्स हो गए, छने हुए सूप्स। और ये कब यूज़ किया जाता है इसको, जो लो रेसिड्यू डाइट्स है, या आफ्टर सर्जरी, या फिर स्टमक में इलनेस हो, ठीक है, या फिर मेडिकल टेस्ट से पहले, ठीक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह से पहले इसको कई बार यूज़ कर लेते हैं। और ये किन पेशेंट्स के लिए होता है, जैसे किसी को अगर डायरिया है ना, तो उसको हम लो रेसिड्यू डाइट प्रोवाइड करते हैं, या आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़। अगला आता है रीफीडिंग सिंड्रोम।
रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है, पोटेंशियली फेटल शिफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट दैट अकर्स व्हेन फीडिंग इज री इंट्रोड्यूस टू क्विकली टू सर्व टू सीवियरली malnourished पेशेंट। जैसे अगर कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा malnourished है, यानी उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ढंग से डाइट नहीं ली, कुछ भी ढंग से, एकदम बहुत ही ज़्यादा malnourished है वो सीवियरली, यानी हद से ज़्यादा उसने बहुत टाइम से कई बार खाना नहीं खाया या फिर बिल्कुल ही खाना नहीं खा रखा, और हम क्या करें, एकदम से ही उसको एकदम से ही पूरा खिलाने लग जाए, एकदम से उसको फीड करने लग जाए, कि एकदम ही उसको वापस से फीड करना स्टार्ट कर दे बहुत सारा अच्छे खासे अमाउंट में, जिसने अगर इतने दिनों से खाना नहीं खाया, हम उसको एकदम से ही इतना कुछ फीड करने लग जाएंगे एक साथ, तो उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है, हद से ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो कि उसके लिए डेंजरस भी हो सकते हैं बॉडी में, या फिर एकदम ही फेटल यानी एकदम ही डेथ वाली सिचुएशन भी पहुंच सकती है। तो इसके अगर हम सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ, रीफीडिंग सिंड्रोम इज़ अ पोटेंशियली फेटल कंडीशन, यानी पोटेंशियली हम उसको फेटल बना देते हैं, ठीक है, फेटल कंडीशन हम उसको मेनली बना देते हैं पोटेंशियली, क्योंकि देखो हम उसको बार बार अगर एकदम ही हम फीड करने लग जाएंगे, किसी पर्सन ने नहीं खा रखा, तो उसकी बॉडी में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सीवियरली इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होंगे, हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस जब होंगे ना बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के एकदम से ही बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे ना, क्योंकि जैसे हम खाना खाएंगे, हमारे खाने में एकदम से पोटेशियम, फॉस्फेट या मैग्नीशियम एकदम ही हमारे बॉडी में जाएगा, तो एकदम ही हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, इट इज़ अ कंडीशन दैट कैन अकर व्हेन फूड इज़ रीइंट्रोड्यूस्ड टू क्विकली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सर्व malnutrition और स्टारवेशन, ठीक है, कोई पर्सन एकदम ही malnourished है या स्टार्व कर रहा है, खाना ही नहीं खाया इतने दिनों से, एकदम से ही हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर दें फीडिंग या फूड को, एकदम दोबारा से फूड खिलाने लग जाए उसको एकदम ही, तो वो क्या करता है, वो डेंजरस बॉडी में चेंजेस करता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इट कॉजेज डेंजरस चेंजेस इन द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स में एकदम डेंजरसली यस एकदम क्विकली चेंजेस होंगे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेटल हो सकती हैं। और इसके अंदर ये जो रीफीडिंग सिंड्रोम में ये किसके अंदर देखा जा सकता है, जैसे स्टार्व पेशेंट्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से नहीं खा रखा, या फिर बहुत ज़्यादा वीक पेशेंट्स हैं, या पीपल जिन्होंने बिल्कुल ही बहुत दिनों से खाना नहीं खा रखा, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बहुत स्लो एंड कंट्रोल्ड फीडिंग करनी चाहिए, एकदम ही नहीं देना चाहिए, पहले हल्का 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 खिलाना शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 इंक्रीज़ करनी चाहिए फीडिंग, ऐसा नहीं कि एकदम ही किसी पर्सन ने एकदम ही खाना ना खा रखा हो उसको एकदम ही रीफीड इन मतलब वापस से फूड री इंट्रोड्यूस कर दे बहुत क्विकली, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हमारी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंजेस कर सकता है। तो अब रीफीडिंग सिंड्रोम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल क्या होता है, न्यूट्रासिटिकल एक तरह का फूड होता है या एक पार्ट ऑफ फूड है जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और हमें डिज़ीज़ जो है उससे प्रिवेंट करता है या डिज़ीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। जैसे इसके अंदर मैंने लिख रखा है, इट इज़ अ बायोएक्टिव कंपाउंड फाउंड इन द फूड यूज्ड फॉर मेडिसिनल बेनिफिट्स इन द डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक तरह का बायोएक्टिव कंपाउंड या सब्सटेंस मान लो, जो या फिर ऐसे फूड मान लो जो कि हम मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट में। तो हम डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए हम जो फूड लेते हैं, जो भी फूड होते हैं उनको हम जो मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए जो फूड्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम बोल देते हैं न्यूट्रासिटिकल्स।
तो इसका एग्जांपल जैसे टर्मरिक, हल्दी जो है वो सबसे, हम बोलते हैं ना एक तरह की टर्मरिक जो है वो एंटीबायोटिक है ना, तो हम बोलते हैं काफ़ी बार। तो टर्मरिक जो है वो एक तरह का न्यूट्रासिटिकल है जो कि हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करता है या फिर डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। जैसे कहीं पे चोट लग गई तो हम करते हैं ना हल्दी वगैरह या साथ में ऑयल वगैरह मिक्स करके तो उसको लगाते हैं, तो वो डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो और टर्मरिक क्या है, एक तरह का फूड ही तो है। और फिर है जैसे गार्लिक हो गया, है ना, गार्लिक भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए। एलोवेरा हो गया, एलोवेरा हम हेयर को ट्रीट करने के लिए, एलर्जीज़ हो जाती है कहीं पे तो हम उसके लिए एलोवेरा यूज़ करते हैं। फिर ओमेगा 3 जैसे फ़िश ऑयल हो, ये जो ओमेगा 3 फ़िश ऑयल होता है वो। फिर होता है ग्रीन टी, ग्रीन टी भी हम अपनी बॉडी को जैसे डाइजेशन वगैरह के लिए हम ग्रीन टी पीते हैं, तो वो भी एक तरह का डिज़ीज़ प्रिवेंशन या ट्रीट करने के लिए हेल्प कर रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये फूड्स हमें। तो ये सारे क्या हो गए, न्यूट्रासिटिकल्स हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द होल वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट थोड़ी बहुत और टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, फर्दर उसके फंक्शंस देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो फर्दर हम क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स लेके चलेंगे, और हमारी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत रह रही हैं वो भी हम उसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंड we'll meet again in the next lecture.